20 copies of a book can be purchased for a certain sum payable at the end of 6 months, and 21 copies for the same sum in ready cash. Find the rate of interest. Okay, तो यहाँ पे क्या बोला गया, तुम 20 copies purchase कर रहे हो, you are purchasing 20 copies but you are paying at the end of 6 months. मतलब तुम जो पेमेंट कर रहे हो 6 महीने बाद कर रहे हो, आफ्टर 6 मंथ. बट अगर तुम पेमेंट आज करोगे, आज की डेट में करोगे, तो मैं तुम्हें 20 नहीं बल्कि 21 कॉपीज दूंगा, मतलब एक कॉपी एक्स्ट्रा दे रहा हूँ. इसका मतलब क्या हो रहा है, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली ये होता है कि सपोज अगर मैं तुम्हें इन टर्म्स ऑफ रुपीज बताऊं, तो सपोज 6,000 अगर आज बिल देना है मुझे, लेकिन 6 महीने बाद पेमेंट करना है, तो जो भी मुझे पेमेंट करना है 6 मंथ लेटर, बाद में करना, आफ्टर 6 मंथ. लेकिन आज मैं अगर पेमेंट करो तो मुझे 6,000 में कुछ डिस्काउंट दे देगा, सपोज दैट इज डिस्काउंट बाय 500, दैट इज माय ट्रू डिस्काउंट. तो राइट नाउ आई हैव टू पे 5,500, मतलब द अमाउंट दैट आई हैव टू पे आफ्टर 6 मंथ विच इज 6,000, but now I will pay just 5,500, that is 5,500. Either you can discount the amount, or else the other way is what, instead of discounting you can give extra copy, you can give extra thing. तो जो 20 कॉपीज है जिसको मुझे पेमेंट करना है आफ्टर 6 मंथ, ठीक है, लेकिन अगर मैं पेमेंट आज करूं रेडी कैश में, इफ आई डू द पेमेंट टुडे, अगर रेडी कैश में करूं, सो इट मींस दे आर गिविंग मी 21 कॉपीज. तो 21 कॉपीज मतलब एक कॉपीज जो एक्स्ट्रा मिल रही है, ये वही डिस्काउंट था, 6 महीने का इंटरेस्ट था. तो अगर 6 महीने का इंटरेस्ट तुम पेमेंट कर रहे हो तो तुम्हें 20 कॉपी ही मिलेगी, लेकिन अगर पेमेंट आज करोगे तो तुम्हारा 6 मंथ का इंटरेस्ट बच जाएगा, और वो 6 मंथ का जो भी इंटरेस्ट रहेगा दैट इज द 1 कॉपीज ऑफ बुक, यू विल गेटिंग दैट एक्स्ट्रा. तो मतलब सेम अमाउंट में तुम्हें 21 कॉपीज मिल रही है. आर यू क्लियर विद दिस कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन? इज क्लियर? Yes, sir. So here I'm starting with the question. So let the price of each book be X. Each book be X. This is price of each book. So now I purchased 20 copies. So here we'll write the price of 20 book. तो अगर एक कॉपी का अगर X है, एक बुक का, तो it will be 20 बुक का, it will be 20X. And that 20X is the right now today's price. So this is my present worth. The present worth is my 20X. ठीक है. इफ आई एम पेइंग राइट नाउ तो आई एम गेटिंग अ डिस्काउंट, मतलब मुझे एक बुक एक्स्ट्रा दे रहा है, वही मतलब मेरा इंटरेस्ट मेरा सेव हो जा रहा है. तो जो एक बुक का प्राइस है दैट विल बी द इंटरेस्ट फॉर दैट 6 मंथ का पीरियड. समझ में आया? तो जो 20 कॉपीज मैंने आज परचेस किया है, 6 मंथ बाद पेमेंट करना है, लेकिन अगर मैं आज पेमेंट करूंगा तो मुझे एक बुक एक्स्ट्रा मिल रही है. तो जो एक बुक एक्स्ट्रा मिल रही है दैट इज नथिंग बट 6 मंथ इंटरेस्ट. So that is nothing but my true discounts. Here I will write true discount is nothing but price of one book. So that means it will be 1x. This is my true discount. Okay. And 6 month period is also given. So period is equal to 6 month, which is 6 by 12, which is 1 by 2. Okay. So here we got the three values, present worth, true discount and period. Find the rate of interest, R we have to calculate. So we can use the formula TD because TD is already given to us. So we can write TD is equal to PW into N into R, the whole upon 100. So TD I can write as my X, PW is my 20X. Now we are substituting the value. N, which is half, R, the rate of interest that we have to calculate. Let it be smaller. You can put small or you can put capital R, doesn't change, it will be the same. So I'll just put smaller upon 100. So 1 0 will get cancelled, this 2 and this 2 will also get cancelled. So finally we have X into R upon 10. So cross multiply, so 10x is equal to xr, x and x cancel, so finally R is equal to what? 10%. So R is equal to 10%. So rate of interest will be 10%. Clear?
Any doubts? Yes, sir. No, sir. Okay, very good. Now question number 6 onwards, this is a type B. I said earlier कि यहाँ पे दो टाइप के सम है, टाइप A and टाइप B. टाइप A is done 1 to 6 क्वेश्चन तक, 1 to 5th क्वेश्चन तक ही दे. अभी 6 onwards डिफरेंट टाइप आएगा. ठीक है, वी हैव अ डिफरेंट फॉर्मूला फॉर दैट. तो यहाँ पे मैं तुम्हें छोटा सा कंसेप्ट सिखा दे रहा हूँ. दैट कंसेप्ट इज कॉल्ड एज बिल्स ऑफ एक्सचेंज. यू माइट हैव स्टडीड इन अकाउंट्स, या शायद अभी तक हुआ नहीं रहेगा चैप्टर. हाँ सर. हाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज. देखो मैं पूरा इन डिटेल्स बता दे रहा हूँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है रिलेटेड विद द मैथ्स. ठीक है, तो यहाँ मैं एक हॉरिजॉन ले रहा हूँ, टाइम हॉरिजॉन. ठीक है, दिस इज द पॉइंट ए एंड दिस इज द पॉइंट बी. ठीक है, ए पैसे देगा, बी पैसे लेगा, मतलब बी को पैसे की जरूरत है. ठीक है, तो जिस दिन ए ने बी को पैसे दिए, दिस इज कॉल्ड एज डेट ऑफ ड्रॉइंग. तुम्हें डेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस दिन पे क्या हुआ, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो दिस इज कॉल्ड एज डेट ऑफ ड्रॉइंग. मतलब ए ने पैसे दिए. एग्जाम्पल मैं मान ले रहा हूं ए ने बी को 10,000 दिए. ठीक है, ये मेरा अमाउंट है 10,000 एक साल के लिए. मतलब दैट पीरियड इज कॉल्ड एज 1 ईयर. तो 1 ईयर मतलब बेसिकली एक साल बाद. सपोज कि अगर 1 जैन हो रहा है आज, 1 जैन 2021 जो भी है, तो एक साल बाद जब वो बी से पेमेंट लेगा तो 10,000 तो लेगा ही लेगा, प्लस मैंने बोला कि ए 10% इंटरेस्ट भी चार्ज कर रहा है. मतलब 10% ऑफ 10,000 विल बी 1,000. तो बी विल पे आफ्टर 1 ईयर. कितना पे करेगा बी? मानो, हाउ मच बी विल पे आफ्टर 1 ईयर्स? 1,001. 11,000. 11,000 मीन्स बी विल पे टू ए 11,000. वो भी कब? पीरियड 1 ईयर का, मतलब एक साल बाद. तो एक साल बाद का जो भी डेट रहेगा, दैट डेट इज कॉल्ड एज नॉमिनल ड्यू डेट. क्योंकि इस नॉमिनल तक इसको तो पे करना ही, उसके पहले पे कर देगा तो भी चलेगा, बट दिस इज द डेट दैट ही हैज टू पे, एंड दिस इज कॉल्ड एज नॉमिनल ड्यू डेट. This is called as what? Nominal due date. So this is my first date of drawing. This is my nominal due date. दो डेट क्लियर हो गए. What is date of drawing? जिस दिन पैसे दिए. What is nominal due date? जिस दिन पैसे बी को रिटर्न करने, that is the end of the day. मतलब ये end of the period का डेट है. ठीक है, अब इसमें और दो डेट पढ़ने हैं. वो और दो डेट क्या मैं यहाँ पे बता रहा हूँ. सपोज ए को पता है कि मुझे बी से 11,000 लेने विथ इंटरेस्ट, बट कब लेना है? एक साल बाद. ठीक है, तो एक साल तक पैसे मांग नहीं सकता बी से, बिकॉज वो बाइंड हो चुका है कि मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है तो मैं वेट करूंगा, एक साल के बाद ही बी पैसे रिटर्न देगा. बट इन सपोज ए को पैसे की जरूरत पड़ गई आफ्टर 6 मंथ, मतलब जून आते आते ए को पैसे की एक्सट्रीमली जरूरत पड़ गई, तो क्या वो बी से मांगने जाएगा क्या इन इस केस में? हाँ सर. लेकिन अगर बी बोला कि मैं पैसे अभी नहीं दूंगा क्योंकि मेरे पास नहीं है, मैं आपसे एक साल का टाइम मांगा, मतलब मैं आपको जनवरी में ही दूंगा, तो फिर उसका भी तो बात सही है ना फिर. पर एक के पास बिल ऑफ एक्सचेंज है तो वो कभी भी दे सकता है. हाँ, तो यस, ए के पास अभी ऑप्शन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज. मतलब इसका मतलब अगर अगर बी पैसे नहीं दे पा रहा है, कोई बात नहीं, मैं बी से नहीं लूंगा. आई विल गो टू द बैंक, आई विल गो टू द बैंक एंड आई विल एक्सचेंज माई बिल. तो मतलब बिल पे मुझे पता है कितना पैसा लेना है, 11,000. दैट 11,000 फिगर इज कॉल्ड एज, याद रखो, सम ड्यू. मतलब इतना पैसा लेना है. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेस वैल्यू. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेस वैल्यू. तो यहाँ पे समझ 6 महीने बाद बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए, मतलब मुझे बिल एक्सचेंज तो करना पड़ेगा ना, बट बी के साथ नहीं. आई विल एक्सचेंज विथ अ थर्ड पार्टी विच इज कॉल्ड एज बैंक. अब बैंक मतलब कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसके पास पैसे है और वो तुम्हारा बिल लेके अपने प्रॉफिट के लिए कर सकता है, बट जनरली आई हैव टेकन एज अ बैंक. तो यहाँ पे तुम्हारा जो बैंक आता है, जिस दिन बैंक पिक्चर में आया, दैट दैट डेट इज कॉल्ड एज डेट ऑफ डिस्काउंटिंग. अब इसको डिस्काउंटिंग क्यों बोलते हैं, आई विल शो यू दिस. दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? डेट ऑफ डिस्काउंटिंग.
एंड व्हाट इज, आई विल टेक इट एज दैट पार्ट इज सी, मतलब सी मतलब बैंक पिक्चर में आ रही है, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज व्हाट, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, ठीक है। अब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग में क्या होता है, तुम्हारे पास जो ए है बंदा, उसने बिल अपना पूरा बताया विच इज जेन्यून, बैंक ने ए को भी बुलाया बी को भी बुलाया, दोनों को क्लेरिफाई किया एंड क्रॉस चेक भी किया, यस मतलब सब कुछ जेन्यून है और मुझे 11,000 पैसे लेने हैं। सो बैंक क्या करेगा, बैंक उससे वो बिल ले लेगा एंड इन रिटर्न उसको कुछ पैसे दे देगा, कुछ मतलब अपना डिस्काउंट करने के बाद। तो दैट पैसे जो रिटर्न देगा दैट इज कॉल्ड एज कैश वैल्यू। व्हाट यू कॉल्ड एज कैश वैल्यू। अब ये कैश वैल्यू क्या होता है मैं तुम्हें वो बताता हूँ। तो बैंक कैसे कैलकुलेट करता है, सबसे पहले बैंक दिखता है कि मेरे पास कितना सम लेना है, सम ड्यू। तो बैंक क्या करेगा, जिस दिन बैंक आया उस दिन से लेके नॉमिनल ड्यू डेट तक तो पैसे देने ही है उसको, बी को, तो उस दिन तक तो वेट करेगा ही करेगा बैंक। बट रूल है, अगर कोई बंदा उस दिन भी पैसे नहीं दे पाया तो उसको ग्रेस टाइम मिलता है। क्या मिलता है, ग्रेस टाइम और ग्रेस पीरियड। तो ये ग्रेस पीरियड कितने डेज का होता है, डू यू नो? नहीं सर। अच्छा, अगर बाई चांस बी के पास उस दिन भी पैसे नहीं रहे जिस दिन उसका एक्सपायर्ड हो रहा है कि यस ये उसका लास्ट डेट है, तो भी उसको 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिल देते हैं, +3 days। दिस इज कॉल्ड एज ग्रेस पीरियड। कि मतलब चलेगा, हर एक का प्रॉब्लम रहता है, हो सकता है बी के पास उस समय तक नहीं रह पाया तो भी 3 दिन का एक्स्ट्रा उसको पीरियड मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज ग्रेस पीरियड। और ये सबको मिलता है, मतलब इनकेस अगर उस दिन पे किया तो ठीक है, नहीं किया तो 3 दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। ये जो 3 दिन एक्स्ट्रा मिलता है 3 दिन के बाद, मतलब नॉमिनल ड्यू डेट के 3 दिन बाद, उसको बोलते हैं लीगल ड्यू डेट। ये मेरा लीगल ड्यू डेट है, लीगल ड्यू डेट। व्हाट इज लीगल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट मतलब यहाँ के बाद अगर पैसे नहीं दिए, मतलब 3 दिन बाद भी चलो बीत गया और उसने पैसे नहीं दिए, तो नाउ बैंक के पास अथॉरिटी है कि अब वो लीगल एक्शन कर सकता है बी के ऊपर। तो लीगल एक्शन में क्या रहेगा, समझो जो भी बिल बना है तो कुछ ना कुछ गारंटी के तौर पे तो पैसे रखने के लिए रखा रहेगा बी ने, तो उसका फिर वो आगे चल के ऑक्शन करा सकता है या किसी को रेंट पे दे सकता है या जो भी करेगा, लेकिन बैंक अपना पैसा ले लेगा बी से, ठीक है। बट ही हैज टू वेट टिल लीगल ड्यू डेट, लीगल ड्यू डेट के बाद ही जो भी रहेगा कैलकुलेशन करेगा वो, ठीक है। आई थिंक दिस पार्ट इज क्लियर टू यू। यस सर, दिस। यस, वेरी गुड। सो वी हैव 4 डेट विच इज डेट ऑफ ड्रॉइंग, जिस दिन पैसे दिए, नॉमिनल ड्यू डेट जिस दिन पैसे लेने हैं, विच इज एक्सपायर डे, मतलब इस दिन एक्सपायर होने वाला है। बट अगर ए को पैसे की जरूरत पड़ गई, एंड डेफिनेटली पड़ेगी, तो मैं इसी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो बैंक विल कम इनटू द पिक्चर। अ बैंक, इट विल बी नॉट अ बैंक ओनली, इट कैन बी एनीथिंग, कोई भी थर्ड पार्टी रहेगा। सो बैंक विल कम इनटू द पिक्चर एंड दैट विल डिस्काउंट द बिल। तो ए से वो बिल ले लेगा और इसके बदले में उसको कैश वैल्यू दे देगा। अब कैश वैल्यू दे देगा तो फिर चलो ए का काम हो गया, ए अपना जो भी जरूरत रहेगा वो कर सकते हैं। अभी वो बिल बैंक के पास आ गया, मतलब अभी ए का काम खत्म, ए अपना पैसा लिया और निकल चुका है। अब जो ट्रांजेक्शन रहेगा वो बैंक और बी के बीच में रहेगा, ठीक है। और बैंक क्या करेगा, वो वेटिंग करेगा कि मतलब नॉमिनल ड्यू डेट तक वो कुछ नहीं बोलेगा, और तभी भी अगर नहीं दे पाया तो 3 दिन और एक्स्ट्रा देगा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, वो 3 दिन भी तुम ले लो लेकिन मुझे पैसे दे दो। और 3 दिन के बाद अगर वो नहीं दिया, दैट इज माई लीगल ड्यू डेट। उस लीगल ड्यू डेट के बाद बैंक विल टेक सम स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन बी, ठीक है। तो ये तुम्हारा डेट्स क्लियर हुआ। अब कैलकुलेशन क्या होता है तुम्हें याद, देखो सबसे पहले मैं बताता हूँ ये कैश वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहला रूल तो ये आ गया, क्योंकि अभी तक मुझे पिक्चर में बस इतना ही पता है कि 11,000 लेना है विच इज कॉल्ड एज सम ड्यू। अब यहां से तुम्हारा फॉर्मूला स्टार्ट होता है। सबसे पहला फॉर्मूला होता है बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट विच इज कॉल्ड एज बीडी। तो यहाँ पे आई विल गिव यू द फॉर्मूला फॉर बैंकर डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट होता क्या है, बैंक जो रहता है, बैंक उसको पता है कि मुझे 11,000 बी से लेने हैं, तो बैंक क्या करता है 11,000 अगर बी से लेने हैं तो क्या पूरा 11,000 ए को नहीं दे देगा, तो बैंक को प्रॉफिट क्या रहेगा, बैंक ने 11,000 बी से लिया और 11,000 ए को दे दिया, मतलब बैंक को तो प्रॉफिट हुआ नहीं। तो बैंक क्या करता है, बैंक जिस दिन आया उस दिन से लेके वो चेक करता है कि कितना दिन बाकी है अभी बी के लिए, नॉमिनल नहीं, वो लीगल तक करता है, मतलब 3 दिन का भी चार्ज ले लेता है। तो बैंक
पॉइंट सी से लीगल ड्यू डेट तक काउंट करेगा कितना डेज है, और उसके हिसाब से इंटरेस्ट निकालेगा कि मुझे कितना प्रॉफिट मिलना चाहिए। तो बैंक क्या करता है अपना प्रॉफिट निकालने के लिए, और पता ना सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। पी मतलब प्रिंसिपल, कितना पैसा मतलब दिया हुआ है, तो मतलब 11,000 इज माई प्रिंसिपल, तो यहाँ पे बीडी का फॉर्मूला जो रहेगा इट विल बी एस डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। दिस इज कॉल्ड एज बैंकर्स डिस्काउंट विच इज नथिंग बट द इंटरेस्ट विल अर्न बाय बैंक। तो बैंक कहां से आया, सी से आया, तो सी से लेके ही विल काउंट टिल द लीगल ड्यू डेट, एंड दिस इज फॉर बैंकर्स का एन रहेगा। ठीक है, सो बैंकर्स ने कैलकुलेट किया जो भी 11,000 पे प्रिंसिपल पे निकाला, तो समझो बैंक का कैलकुलेशन कुछ बैठा और कुछ 900 रुपये आया, सपोज कितना आया 900 रुपये। तो बैंक क्या करेगा, जो बिल 11,000 है उसमें से 900 रुपया कट करके उसको 10,100 दे देगा। 900 रुपया बैंक कट कर देगा, ये बैंक का प्रॉफिट हुआ, तो बैंक कितना दे देगा उसको 10,100। तो जो 10,100 दिया दैट इज कॉल्ड एज कैश वैल्यू, मतलब बिल के बदले एक्सचेंज हुआ है, बिल 11,000 का लेगा और कैश वैल्यू 10,100 का दे देगा। सो दिस इज कॉल्ड एज कैश वैल्यू। तो यहाँ पे मैं एक और फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, कैश वैल्यू का फॉर्मूला है सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। तो ये दो फॉर्मूले क्लियर है डियर तुम्हें? हाँ सही है। क्लियर, वेरी गुड। तो सीवी हो गया, बीडी हो गया। अब एक और फॉर्मूला आता है दैट इज कॉल्ड एज बीजी। तो डियर ये लास्ट फॉर्मूला है बीजी। कैन यू टेल मी बैंक को कितने का फायदा हुआ पूरे ट्रांजेक्शन में? मानो 900 का। 900 का। अच्छा, ये 900 एक्चुअली बैंक को पूरा प्रॉफिट नहीं होता है, इसका भी रीजन है, मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनो। अभी बैंक जून में आई क्योंकि उसको 6 महीने बाद पैसे की जरूरत पड़ी। बैंक को पता है कि मुझे इससे कितने पैसे लेने हैं, बी से कितने लेने डियर? 11,000। 11,000। और बैंक ने बिल के बदले उसको कितने पैसे दिए? 10,100। ओके ओके, तो डिफरेंस कितने का हुआ? 900 का, यही ना, बराबर। अगर हाँ सही। अगर ये जो चीज हो रही है ट्रांजेक्शन अगर एक ही दिन में होता, मतलब इसको 10,100 दिया और इससे 11,000 लिया, अगर एक ही दिन में होता तो बैंक को 900 का प्रॉफिट होता, दैट्स ट्रू, परफेक्ट। बट बैंक ने इसको 10,100 दिया क्रेडिट पे, क्रेडिट में मतलब पैसे दे दिए, लेकिन पैसे मिले क्या उसको 11,000 पूरे? नहीं, बल्कि 6 महीने का उसको वेटिंग है, अभी 6 महीने बाद मिलेगा ना डियर। अगर ये 6 महीने तक अगर यही पैसा किसी और को दिया होता डियर, बैंक ने लोन के जरिए, तो बैंक को इधर इंटरेस्ट मिलता कि नहीं? तो वो बैंक को प्रॉफिट मिलता ना फिर, अगर वो किसी इसको नहीं बल्कि किसी और को दिया होता 10,100, तो बैंक विल अर्न प्रॉफिट फॉर दैट 6 मंथ के पीरियड के लिए। समझो 300-400 रुपए तो मिलता था ना, या 400 पकड़ लेता मैं, 400। तो बैंक को तो 400 रुपए मिल रहे हैं क्या? नहीं, वो तो नुकसान हो गया ना डियर। आर यू क्लियर विद दिस? नहीं सर, ये 6 months वाला नहीं समझा अच्छा सर। अच्छा, समझो, मैं फिर से बता रहा हूँ। सपोज ध्यान से देखो एक एक चीज, बैंक ने 10,100 दे दिए इसको और इससे 11,000 लेना है, तो मतलब बैंक को 900 रुपए का प्रॉफिट होता। लेकिन ये कब होता? जब ये एक ही दिन का ट्रांजेक्शन होता, मतलब सपोज कि तुम बैंक हो तो तुमने एक को 10,100 दे दिए और उसी दिन 11,000 तुम्हें रिसीव्ड भी हो गए, इसका मतलब तुम्हें कितने का प्रॉफिट होगा? 900 का। लेकिन बैंक ने अभी मेरे रियल सिनारियो में बैंक ने इसको 10,100 दे दिए, तो क्या बैंक को 11,000 मिल गए क्या उस समय? नहीं, बल्कि बैंक को 11,000 मिलेंगे, कब मिलेंगे? 6 मंथ लेटर, आफ्टर 6 मंथ। मतलब वो जून में पैसे दे चुका है लेकिन बैंक को दिसंबर में मिलेंगे। कब मिलेंगे? दिसंबर में। तो बैंक जून से लेके दिसंबर जो 6 मंथ का पीरियड है तब तक वेट करेगा कि ये जब पैसे देगा। लेकिन बैंक ने ऑलरेडी क्रेडिट पे पैसे दे चुके हैं ना डियर। अगर समझिए इसको नहीं किसी और को लोन पे दिया होता तो बैंक को उसका इंटरेस्ट मिलता कि नहीं?
आर यू क्लियर विद दिस नाउ? अगर समझो क्रेडिट पे इसको नहीं, किसी और को, क्योंकि इसको दिया तो ये तो मुझे नहीं दे रहा ना लोन, ये मुझे क्या दे रहा है, क्या इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, क्योंकि मुझे तो बी से पैसे लेने 11,000। लेकिन अगर यही बंदा अगर किसी और को दिया था, मतलब बैंक किसी और को दिया था पैसा इतना ही 10,100, सो डेफिनेटली ही वुड हैव अर्नड प्रॉफिट, दैट इज द इंटरेस्ट। समझ में आया तुम्हें ये? हाँ सर समझा। अगर तो मतलब बैंक को ये जो 400 रुपए मिलने चाहिए थे, मतलब किसी को देता, बट इससे तो नहीं मिल रहा है ना 400, तो इसका मतलब बैंक को 400 रुपए का और ऐसा वर्चुअली लॉस हो ही रहा है। मतलब बैंक को एक्चुअल प्रॉफिट देखा जाए तो सिर्फ 500 रुपए का ही हुआ ना, 900 रुपए का नहीं हुआ ना, क्योंकि 6 महीने तक जिसको हाँ दिया होता तो वो इंटरेस्ट देता, बट ये तो दे नहीं रहा है, तो वो भी तो मैं काउंट करूंगा ही ना। तो मतलब बैंक को एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, सिर्फ 500 रुपए हुआ कि नहीं? अब समझ हाँ में आया सर क्या, कि अभी भी डाउट है? समझ। समझ गया ना? तो ये जो मैंने बैंकर्स डिस्काउंट किया था, तो बैंकर्स गेन इसको बोलते हैं, ये अलग होता है। बैंकर्स गेन ये एक्चुअल प्रॉफिट है, ये बैंकर डिस्काउंट सिर्फ बिल को डिस्काउंट करके पैसे दे दिए। ठीक है, तो जो बिल को डिस्काउंट करने के बाद दे दिए, मतलब 900 रुपए का जो बैंकर्स को प्रॉफिट होना चाहिए वो उतना नहीं होता, बल्कि उससे कम होता है। ठीक है, क्योंकि ये जो वैल्यूज होती है ना, ये किसी को जो लोन दिया रहता तो बैंक को प्रॉफिट मिलता, एंड दैट इज कॉल्ड एज ट्रू डिस्काउंट। दैट इज कॉल्ड एज ट्रू डिस्काउंट। तो ये था समरी। अब इसका मैं फॉर्मूला में बना के दे रहा हूँ। बैंकर्स गेन क्या होता है? बैंकर्स गेन, बैंक ने जितने का डिस्काउंट किया, सपोज 900 रुपया, और बैंक अगर समझो किसी को क्रेडिट पे पैसे देके जो कमाता था, ट्रू डिस्काउंट, मतलब 900 माइनस 400, तो बैंकर्स गेन इज 500। इज दिस क्लियर टू यू नाउ? यस ओके, ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया। एंड द लास्ट फॉर्मूला इज, बस ये पूरे चैप्टर का लास्ट, बैंकर्स गेन का एक्चुअल फॉर्मूला है टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। दिस इज द लास्ट फॉर्मूला, बीजी इक्वल टू टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो ये 3 फॉर्मूले पढ़ने हैं फिलहाल अभी, मतलब ये 4 फॉर्मूले, सॉरी 1 2 3 4। ठीक है, फिर भी एक बार समझ लो। कैश वैल्यू चाहो तो एक बुक पे लिख लो सामने सामने, सो दैट अभी जब मैं सम पढ़ाऊंगा तुम्हारे सामने फिर वो क्लियर रहेगा। फिर कैश वैल्यू इज सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। बैंकर्स डिस्काउंट इज एस डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। बैंकर्स गेन इज बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। एंड अगर बैंकर्स गेन का और एक फॉर्मूला चाहिए तो इट इज टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सो दिस मच फॉर्मूला यू हैव टू लर्न। एक और फॉर्मूला है जो इन दोनों का कनेक्शन है, वो हार्डली 1 या 2 सम में यूज होगा, बट फिर भी मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, देखो क्या है। बैंकर्स गेन इज बी डी माइनस टी डी, ध्यान से सुनो, दोनों को मिला के बना रहा हूं। बैंकर्स गेन इज इक्वल टू बी डी माइनस टी डी, मैंने ये फॉर्मूला लिखा, बट बैंकर्स गेन का फॉर्मूला क्या है, लास्ट वाला, टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। तो यहाँ पे आई विल राइट टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100 इज इक्वल टू बी डी माइनस टी डी। टी डी को यहाँ भेज देंगे, तो बी डी इज इक्वल टू टी डी प्लस टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। So now at the end we will use a TD common in LHS. So TD common मिलेगा तो ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा 1 and here we have NR upon 100. So this is the final formula, that is BD is equal to TD in bracket 1 plus NR upon 100. तो ये फाइनल फॉर्मूला पढ़ना है। ठीक है, एक बार मैं फिर भी समराइज करके ऑल फॉर्मूले यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। The formula that you have to study for exercise 2, exercise 2, टाइप ए के भी लिख दे रहा हूँ फॉर्मूले, तो तुम्हारा सब रिकलेक्ट भी हो जाएगा, और टाइप बी का भी लिख दे रहा हूँ मैं। टाइप बी मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिलेटेड। टाइप ए का फॉर्मूला, तो सबसे पहला फॉर्मूला था टीडी, ट्रू डिस्काउंट, विच इज प्रेजेंट वर्थ इंटू एन इंटू आर अपॉन 100, ये पहला फॉर्मूला था। दूसरा था एस डी, विच इज प्रेजेंट वर्थ प्लस ट्रू डिस्काउंट, ये दूसरा फॉर्मूला था। एंड तीसरा फॉर्मूला है तुम्हारे पास एस टी इज इक्वल टू पी डब्ल्यू 1 प्लस एन आर अपॉन 100।
तो ये 3 फॉर्म में थे टाइप ए में। टाइप बी में बिल्स ऑफ एक्सचेंज आ जाएगा। सो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहला फॉर्मूला था, बिल आएगा तो मतलब बैंक तो आएगी, और बैंक आएगी तो बिल को डिस्काउंट करेगी। तो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला है एस डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। फिर आएगा दूसरा फॉर्मूला कैश वैल्यू विच इज सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। तीसरा फॉर्मूला तुम्हारे पास आएगा बैंकर्स गेन विच इज नथिंग बट बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट। बैंकर्स गेन का और एक फॉर्मूला है विच इज टी डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। And the last formula that just I derived, that BD is equal to TD 1 plus NR upon 100। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 5 फॉर्मूले पढ़ने हैं, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, और ये फॉर्मूला हार्डली 1 या 2 सम में यूज होगा बस, बाकी कहीं नहीं, बाकी सब में नॉर्मली ऊपर के फॉर्मूले यूज होंगे। ये फॉर्मूला बिल्स ऑफ एक्सचेंज के एवरी सम में यूज होगा, क्योंकि डेफिनेटली बिल्स ऑफ एक्सचेंज है मतलब बैंक ने डिस्काउंट किया रहेगा। बैंक डिस्काउंट मतलब जितना पैसा लेना है उसको लेस करके कैश वैल्यू में दे देगी ए को। तो मतलब बैंक क्या करती है, बिल को डिस्काउंट कर देती है, उसमें से लेस करके बाकी पैसा कैश वैल्यू के टर्म्स में ए को दे देती है। दैट्स व्हाट इज कॉल्ड एज बैंकर्स डिस्काउंट। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द रियल सिनेरियो। तो एक बार तुमने सब फॉर्मूले लिख लिए क्या डियर? हाँ सर, इसलिए सारे। ओके नाइस। सो लेट्स कंटिन्यू। अभी सम पढ़ाऊंगा तो और इजीली सब क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6। अब यहां से सब बैंकर स्टार्ट होगा सब। Okay, so let's start with question number 6. Find the true discount, bankers discount and bankers gain. तीन चीज पूछा है। On a bill of rupees 4240 due 6 month, hence at 9% per annum. So find the true discount, bankers discount and bankers gain. These three value we have to calculate. Okay, on a bill of rupees, sum due, it is given as sum bill of the matlab sum due SD which is 4240 due 6 month मतलब n दिया है 6 month and rate दिया है 9%। 6 month मतलब basically it will be 6 by 12 which is half years। every time period हमेशा year में होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सम ड्यू दिया मतलब आई कैन इजीली कैलकुलेट बीडी विच इज बैंकर्स डिस्काउंट। तो पहला फॉर्मूला बैंकर्स डिस्काउंट इज इक्वल टू एस डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। सब फॉर्मूला पहला ही फॉर्मूला। तो लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू। सो वैल्यूज पुटअप करते हैं हम लोग। व्हाट इज सम ड्यू 4240, एन हाफ रेट 9 upon 100। So 10 will get cancelled. 2 ones are 424 का half 212. So it will be 212 into 9 the whole upon 10. So 9 twos are 18. Carry 1 0 carry 1 and 1 9 upon 10 upon 10 है मतलब it will be 2 से cancel मत करो, just put decimal 190.8 बिकॉज जो भी सब ये सब रुपए है रुपीज में, तो डेफिनेटली डेसिमल में ही आंसर आना चाहिए, फ्रैक्शन में नहीं रखना है। तो दिस इज माय बैंकर्स डिस्काउंट व्हिच इज 190.8। देन द सेकंड थिंग आई एम गोइंग टू कैलकुलेट, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट नाउ, बैंकर डिस्काउंट हो गया, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट टीडी।
देखो ये मैंने बताया ना, एक दो सम में फॉर्मूला जो यूज होने वाला यही है, सिक्स्थ में यूज हो रहा है, दैट बीडी और टीडी का रिलेशन, मतलब बीडी से मैं टीडी निकाल सकता हूँ या टीडी से मैं बीडी निकाल सकता हूँ. सो आई एम गोइंग टू राइट दिस फॉर्मूला, सेकंड वन. तो फॉर्मूला क्या है तुम्हारे पास सेकंड, BD इज इक्वल टू TD ब्रैकेट में 1 प्लस NR अपॉन 100. सिर्फ फॉर्मूले में पुटअप करना है, बाकी सब सम सेम टाइप का ही है. इफ यू नो दिस 5 फॉर्मूले जस्ट पुटअप, मतलब तुम्हें पता है क्या डेटा दिया है और क्या कैलकुलेट करना, दैट्स इट. तो फॉर्मूले जब भी सम सॉल्व करे तो पांचों फॉर्मूले सामने लिख लो, किसमें क्या फिट हो रहा है उसके हिसाब से फॉर्मूला यूज करना है. तो बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट. तो बैंकर डिस्काउंट इज गिवन 190.8. True discount that we have to calculate, it's 1 plus NR, N 6 a month which is half year, rate 9 divided by 100. So this is 190.8. This is true discount. 1 plus ऊपर 9 हो जाएगा और नीचे 2 नीचे आ जाएगा which is 200. Now we'll take LCM. So it will be nothing but 190.8 is equal to TD. This is 200 plus 9 which is 209 upon 200. So now let's TD अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है जस्ट ट्रांसफर कर देंगे. तो it will be 190.8 multiply by 200 and divide by 209. तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे देन डिवाइड बाय 209 कर देंगे. सो ट्रू डिस्काउंट इज 182.58. This is what we have the true discount. So we got two figure. बैंकर्स डिस्काउंट हो गया और ट्रू डिस्काउंट हो गया. अब थर्ड निकालना है बैंकर्स गेन. तो बैंकर्स गेन के मैंने दो फॉर्मूले दिए थे, तो बट आई विल यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज बीडी और टीडी दोनों पता है, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे तो विल गिव यू बैंकर्स गेन. ठीक है. सो हियर द लास्ट पार्ट इज द बैंकर्स गेन. तो बैंकर्स गेन इज नथिंग बट बैंकर्स डिस्काउंट माइनस ट्रू डिस्काउंट. तो बैंकर्स डिस्काउंट इज 190.8, true discount is 182.58. So now we'll do the difference. तो यहाँ पे 8 को मैं 80 कर दे रहा हूँ. 10 minus 8 2, 7 minus 5 2, and then 8.22. 8.22 क्लियर है यहाँ तक. सो दिस इज व्हाट वी हैव द बैंकर्स गेन. तो यहाँ पे मैंने तीनों चीज निकाल दी, बैंकर्स गेन, बैंकर्स डिस्काउंट एंड ट्रू डिस्काउंट. तो क्वेश्चन में बस इतना ही डिफिकल्टी लेवल रहेगा, इससे ज्यादा नहीं रहेगा. ओके. नाउ विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 7. फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स तुम्हारे पास अभी देखो इसके बाद वाले सम्स में सब तुम्हारे पास अभी डेट रिलेटेड सम आएंगे. डेट मतलब तुम्हें डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, डेट ऑफ ड्रॉइंग. तो 7th क्वेश्चन के बाद 8th क्वेश्चन से डेट वाले सम आ जाएंगे. 7th क्वेश्चन इज व्हाट, एक बार रीड कर लेते हैं. ट्रू डिस्काउंट ऑन अ बिल इज ₹2200 and banker's discount is 2310 if the bill is due 10 months, hence find the rate of interest. Okay. सो अभी मैं ये लिख तो रहा हूं, तो मुझे बताना कौन सा फॉर्मूला यूज होगा. सबसे पहले ट्रू डिस्काउंट इज गिवन 2200. बैंकर्स डिस्काउंट इज गिवन विच इज 2310. दो फिगर दे दिया है. ड्यू 10 मंथ मतलब एन भी दे दिया है 10 मंथ. तो 10 मंथ दे दिया मतलब बेसिकली इट विल बी 10 अपॉन 12 विच इज 5 अपॉन 6. एंड फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, आर वी हैव टू कैलकुलेट. ठीक है, आर वी हैव टू कैलकुलेट. तो टीडी बीडी दो चीज दी है, एन दिया है और आर निकालना है. सो कैन यू टेल मी इसमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे. So the last one, BD is equal to TD into 1 plus NR upon 100. Okay, okay, okay. So here I will write BD is equal to TD. Very good. ब्रैकेट में 1 plus NR upon 100.
ठीक है, तो वैल्यूज पुटअप कर देते, BD 2310, TD 2200, 1 plus N 5/6 into R and the whole upon 100। मतलब बेसिकली बस मेरे पास अभी R अननोन है, बाकी सब कुछ दिया हुआ है। सो आई थिंक डिवाइड में रहेगा तो 0 और 0 तो कैंसिल हो जाएगा। एक्चुअली काम करो, अ बेटर वे, आई विल डू दिस इन दिस वे, 2310 डिवाइड बाय 220 वहां पे लेके चले जा रहा हूँ, इट विल बी 1 प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5R, और नीचे 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 into 100, तो 10 will get cancelled, तो दिस इज 231/220 इज इक्वल टू 1 प्लस, यहाँ पे भी 5 कैंसिल हो रहा है, 5 1 जा 5 2 जा, तो इट इज R/120, 1 को वहां भेज दो, तो 231/220 माइनस 1 विच इज R/120। एलसीएम लेंगे तो 220 से एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो 231 माइनस 220 विच इज 11/220 is equal to R/120। देन 120 वहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 11 into 120 डिवाइड बाय 220, 0 0 कैंसल। आई थिंक और कैंसिलेशन हो सकता था यहाँ पे पहले से, बट ठीक है, 11 1 जा 11 2 जा 12/2, 12/2 मीन्स 6, तो द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 6%। ओके, ठीक है, ये एक्सरसाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब नॉट डिफिकल्ट, थोड़ा कैलकुलेशन ज्यादा है बस, बाकी ओवरऑल तो ठीक है, इजी है वैसे भी। ठीक है, सो नाउ विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मैंने पता ना अभी तुम्हारे पास जो भी सम्स आएंगे 8 और उसके ऑनवर्ड सब डेट वाइज रहेंगे, तो यहाँ पे तुम्हें हर एक का एक ही पैटर्न है सॉल्व करने का। सो हियर आई एम स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 8। okay, so let's start with question number 8। मैं तुम्हें एक टाइमलाइन जोन में भी बता दूंगा कैसे कैसे करना, तो इट विल बी क्लियर विद यू। पहले क्वेश्चन रीड कर लेता हूं मैं। A bill of rupees 6395 drawn on 19th January 2015 for 8 months was discounted on 28th Feb 2015 at 8% per annum interest. What is the banker's discount and what is the cash value of the bill? So these two things we have to calculate. So अच्छा ठीक है, बिल किस दिन ड्रॉ हुआ है, मतलब किस दिन पैसे दिए गए हैं, सम ड्यू कितना है 6395, किस दिन दिया गया है 19th जैन, 19th जैन, ठीक है, फॉर 8 मंथ, 8 मंथ मतलब अगर जनवरी में अगर पैसे दिए गए हैं तो मुझे बताओ मुझे पैसे रिटर्न कब मिलेंगे, लास्ट डेट क्या रहेगा, 8 मंथ के पीरियड के बाद कौन सा डेट आएगा, दैट विल बी माय नॉमिनल ड्यू डेट। तो बताओ क्या होगा डेट, 19th जैन और 8 महीने बाद, बोलो 19th अगस्त। अगस्त कैसे आएगा, जैन है ना, तो जैन से फेब, फेब एक महीना हुआ, फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त एंड सितंबर ना, जैन से मत काउंट करो, जैन के बाद से, क्योंकि 19 जैन से 19 जैन तो एक महीना होगा नहीं, इट विल बी 19th फेब, तो फेब से काउंट करो, तो मतलब तुम्हारा जो डेट आएगा इट विल बी 19th सितंबर। ठीक है, दो डेट मिल गया, तो इसको बोलते हैं नॉमिनल ड्यू डेट, NDD लिख दे रहा शॉर्टकट में, 3 दिन ऐड भी कर लो, ग्रेस डे रहेगा ना, 19 + 3 कितना हो जाएगा 22, दैट इज 22 सितंबर, ये मेरा लीगल ड्यू डेट है, मतलब इस दिन तक तो पैसे देना ही देना है। फिर यहां तक मैंने पढ़ लिया, अभी तक मैंने सिर्फ इतना पढ़ा, 6395 19th जैन 8 मंथ, डिस्काउंटेड ऑन, डिस्काउंट मतलब इस दिन बैंक आई है तो बिल को डिस्काउंट करके पैसे दे दी ए को, मतलब ए को पैसे मिल गए, किस दिन मिले, मतलब पैसे डिस्काउंट किस दिन हुआ 28 फेब, क्योंकि उस दिन इसको जरूरत पड़ गई पैसे की, तो ये होगा डेट ऑफ डिस्काउंटिंग 28 फेब। तो इसी फॉर्मेट में रहेगा, पहला डेट ऑफ ड्रॉइंग रहेगा, फिर डेट ऑफ डिस्काउंटिंग रहेगा, फिर नॉमिनल ड्यू डेट रहेगा और लास्ट में लीगल ड्यू डेट रहेगा। ठीक है,
तो मुझे अभी निकालना है व्हाट इज बैंकर्स डिस्काउंट बीडी एंड व्हाट इज द कैश वैल्यू ऑफ द बिल। अब जो मैंने डायग्रामेटिकली किया है अभी मैं इसको वर्डिंग में लिख देता हूँ जैसे जैसे दिया। अ बिल ऑफ ₹6395, तो राइट डाउन सम ड्यू कितना है, सम ड्यू 6395। डेट ऑफ ड्रॉइंग, तो डेट ऑफ ड्रॉइंग कितना है, किस दिन पैसे दिए हैं, 19 जैन, तो ये पहला डेटा है। पीरियड कितने महीने के लिए दिए हैं, फॉर 8 मंथ। ओके 8 मंथ के लिए, तो बिल 8 मंथ है तो उसका जब एक्सपायर्ड होगा दैट इज कॉल्ड एज नॉमिनल ड्यू डेट। सो नॉमिनल ड्यू डेट मतलब 19 जैन है तो इट विल बी 19th of September। देन आई विल कैलकुलेट लीगल, 3 दिन ऐड कर देंगे। सो लीगल ड्यू डेट 3 दिन ऐड करेंगे मतलब 22 September। मतलब मैंने यहाँ पे 1 2 3 डेट लिख दिया, चौथा है डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, बैंक किस दिन आई, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, एंड डेट ऑफ डिस्काउंटिंग इज 28 Feb। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 8%। यहां तक मैंने लिख लिया। अब क्या क्या पूछा है, ये सब तो गिवन डेटा था। नाउ व्हाट दे हैव आस्क्ड टू कैलकुलेट, व्हाट इज बैंकर्स डिस्काउंट, दैट इज बीडी निकालना है, एंड व्हाट इज कैश वैल्यू, सीवी निकालना है। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले वी आर कैलकुलेटिंग बैंकर्स डिस्काउंट। तो बैंकर्स डिस्काउंट आया तो सबसे पहले बैंकर डिस्काउंट के लिए तुम्हें एन निकालना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज पीरियड। कि मतलब बैंकर्स डिस्काउंट का मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, ध्यान सुनो यहाँ पे लिखता हूँ। सो बैंकर्स डिस्काउंट का फॉर्मूला है एस डी इंटू एन इंटू आर। तो देखो बच्चे कहाँ पे गलती करते मैं तुम्हें वो चीज बता रहा हूँ। सबसे पहले तो पहले मैं निकालूंगा बैंकर डिस्काउंट, तो मुझे एस डी पता है, अगर देखा जाए क्वेश्चन में एस डी कितना दिया है, सम ड्यू 6395। ठीक है, एन और आर, आर भी मुझे पता है 8%। अब जो एन होता है एन, तो मुझे बताओ एन कितना दिया क्वेश्चन में डियर। 8 month। हाँ, तो यहीं पे गलती करते हैं, ये जो 8 मंथ है ये मेरा एन नहीं है। ध्यान सुनो, बैंकर्स डिस्काउंट मतलब बैंक रिलेटेड है, मतलब बैंक ने बिल को डिस्काउंट किया, तो बैंक ने किया तो मतलब बैंक कब आई पिक्चर में वो ध्यान देना है। तो जो बैंक आई मेरा पीरियड यहां से स्टार्ट हो रहा है और यहां से लेके लीगल ड्यू डेट तक बैंक चार्ज करेगी अपना इंटरेस्ट, विच इज कॉल्ड एज बैंकर डिस्काउंट। तो तुम्हें एन निकालना पड़ेगा, नॉट फ्रॉम ए से नहीं, बैंक किस दिन आई वहां से तुम्हें एन निकालना पड़ेगा। तो एन निकालेंगे तो पहले डेज में आएगा आंसर, फिर जो भी आंसर आएगा उसको डिवाइड बाय 365 कर देंगे तो वो मुझे ईयर्स में मिलेगा। ठीक है, तो बैंक किस दिन आए, 28 फेब। तो 28 फेब से लेके लीगल ड्यू डेट कब खत्म हो रहा है, 22 सितंबर। तो 28 फेब से लेके 22 सितंबर तक कितने दिन है पहले तुम्हें वो काउंट करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट इज माई एन। तो यहाँ पे विल राइट कैलकुलेशन ऑफ एन। तो बीडी में यही एन कैलकुलेट करना इंपॉर्टेंट है, कैलकुलेशन ऑफ एन। सो लेट्स स्टार्ट। बैंक आई फेब में 28 फेब, तो 28 फेब आई थिंक वो फेब का लास्ट डेट ही रहता है, तो वो खत्म हो गया। तो मतलब फेब के बाद आएगा मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। तो बैंक देखेगी कितने दिन के लिए बिल है मेरे पास अभी, तो जितने ज्यादा पीरियड के लिए रहेगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा, उतना ज्यादा चार्ज लगेगा। कम डेज के लिए रहेगा तो कम इंटरेस्ट आएगा, कम चार्ज लगेगा। तो वी आर कैलकुलेटिंग बैंकर्स कितना अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हो डिपेंडिंग अपॉन कितना पीरियड है, कब से कब तक, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग से लेके लीगल ड्यू डेट, मतलब 3 दिन ऐड करने के बाद पूरा इंटरेस्ट निकालो, हर एक दिन का निकालो। बैंक हर एक दिन का चार्ज करती है। तो विल स्टार्ट, मार्च में कितने दिन होते हैं, 31, अप्रैल में कितने, आई थिंक 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31, अगस्त 31, सितंबर। बट सितंबर का मैंने पूरा दिन नहीं लिया, सितंबर 22 सितंबर मेरा लीगल है तो 22 सितंबर तक ही कैलकुलेट करेंगे, उसके बियॉन्ड नहीं।
तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 22 सितंबर। तो बैंक यहाँ तक पूरा चार्ज करने वाली इतने डेज के लिए। तो टोटल डेज कितने पहले वो बता दो, काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 36 180, 180 प्लस 20 200, 2 1 3 1 4 1 5 1 6, दैट इज 206 डेज के लिए बैंक चार्ज करेगी। तो मतलब मेरा जो एन रहेगा बैंक्स के लिए 206 अपॉन 365। तो ये मेरा हुआ 206 अपॉन 365 इज माई एन फॉर बैंकर्स। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ, यहां तक समझ में आया तुम्हें? सर इसमें फरवरी का लास्ट में भी होना चाहिए ना, 28। तो फेब्रुवरी 28 से काउंट करेंगे ना। तो 28 तो ऑलरेडी मतलब उस दिन बैंक आई है, तो उसके बाद से काउंट करेंगे हम लोग, उस दिन से नहीं। मतलब 29 अगर होता तो वहां से काउंट करता, बट फेब में 28 लास्ट है तो वो दिन नहीं काउंट करेंगे, फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाँ सर। चलो एन मिल गया। नाउ वी आर कैलकुलेटिंग बीडी। तो बीडी का फॉर्मूला क्या? 4 नहीं, एचडी कितना था? 4 नहीं, 6395। तो 6395 एन जस्ट नाउ वी कैलकुलेट 206 into rate. Rate is how much? 8%, and this is divided by 365 ही रहेगा, and upon 100। ठीक है, तो 6395 डिवाइड बाय 365 into 206 into 8 and the whole upon 100। okay, so after this calculation you will have your answer as 2। फिर से मैं चाहूँ तो पूरा ये वर्किंग पूरा मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, तुम्हें वर्किंग बता दे रहा कैलकुलेशन पूरा कि यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे कैसे हम लोग यहाँ पे। तो कैंसिलेशन जो हो रहा है वो पहले 365 नीचे ले लेते, तो इट विल बी व्हाट, 6395 इंटू 206 इंटू 8। 365 नीचे चला जाएगा 100 के साथ। ठीक है, सो 5 7 जा 35, 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 1 3 13, 5 2 जा 10, 3 9, 5 7 जा 35, 4 5, 5 9 जा 45। तो 1279 इंटू 206 इंटू 8 अपॉन 73 इंटू 100। वैसे यहाँ पे और कैंसिलेशन हो रहा है बट मैं नहीं कर रहा हूँ, 100 को 8 से नहीं कैंसिल कर रहा हूँ। तो मेरा फाइनल आंसर है 1279 इंटू 206 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 6 जा 48 एंड 8 2 जा 16, 1648 अपॉन 73 इंटू 100। तो मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है एंड देन 73 से डिवाइड करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, 1279, इसमें सिर्फ ये दो एक दो कैलकुलेशन थोड़े से बड़े हैं बस। तो 1279 into 1648, so if I'll multiply this 1279 into 1648, it will give you 2107792, 2107792 divided by 73 into 100। तो यहाँ पे 73 से आई एम एक्चुअली मैं डिवाइड कर रहा हूँ, क्योंकि कंप्लीटली डिवाइड तो होगा नहीं, इसलिए मुझे इस वे में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 73 से अगर डिवाइड करेंगे तो पहले वो कितनी बजाएगा, 2 आ जाएगा। तो 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 10 minus 6 4, 10 minus 4 6 and 0, then 7। 73 है तो 7 और 64 कितना होगा, 7 8 जा 56, 7 9 जा 8 जा जाएगा। तो 8 3 जा 24, कैरी 2, 8 7 जा 56 प्लस 2 58, ओके 63, फिर 1 मोर 7 637, फिर 8 आ जाएगा, फिर 584 आएगा, 7 minus 4 3 and 13 minus 8 5 and this is 0, then we have 9। अब 8 जा नहीं बल्कि 7 जा जाएगा, 7 3 जा 21, 1 2 49 plus 2 51, 9 minus 1 3 minus 1 and 0,
फिर लास्ट में 2 आ जाएगा। 7 4 सा 28 होता है, बट 4 नहीं 3 टाइम्स ही जाएगा, ज्यादा हो जाएगा नहीं तो। 3 3 सा 9 एंड 3 7 सा 21। 12 minus 9 3 12 minus 9 3 एंड 7 minus 1 6। फिर अभी डेसिमल, अब जाके डेसिमल लग गया। 0 630 637 तो था अपने पास, मतलब 584 कितनी बार 8 टाइम्स, तो मतलब ये मेरा आंसर है। तो 73 से अगर मैं डिवाइड करूंगा इट विल गिव यू 28873 और कैलकुलेशन करूंगे ना धीरे धीरे फास्ट हो जाएगा अपने आप। 100 बाकी है, 100 मतलब बेसिकली 2 प्लेस पे डेसिमल शिफ्ट कर देना। तो 288.738, अगर मैं डेसिमल के बाद 2 ही पॉइंट लूं बिकॉज रुपीज रहेगा तो पैसे तक जाएंगे, तो डेसिमल के 2 पॉइंट तक ही वैलिड रहता, तो इट विल बी 74। तो दिस इज माय व्हाट बैंकर्स डिस्काउंट। क्लियर, दिस इज माय व्हाट बैंकर्स डिस्काउंट। Okay, so now bankers discount is what 288.74, this is my bankers discount। अब मुझे निकालना है कैश वैल्यू भी पूछा है, तो कैश वैल्यू का फॉर्मूला क्या है? कैश वैल्यू इज नथिंग बट एस डी माइनस बी डी, मतलब सम ड्यू में से आई विल लेस 288 पॉइंट्स, सॉरी बी डी लिख देता हूँ यहाँ पे, एस डी माइनस बी डी। तो सम ड्यू कितना था तुम्हारा 6395, तो 6395 माइनस 288.74। ओके, सो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 6106.26। तो बिल इतने से डिस्काउंट होके इतना पैसा ए को मिल जाएगा और बैंक खुद रख लेगा बिल 6395 का। ठीक है, आई नो कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट इफ यू प्रैक्टिस इट वेरी वेल तो डेफिनेटली फिर इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेट का सम ऐसा रहेगा, मतलब तुम्हें जो मेन प्रॉब्लम है वो एन निकालना बैंकर्स डिस्काउंट के लिए, और एन हमेशा डेज में काउंट करो एंड देन कन्वर्ट इन ईयर्स। सो ये सम क्लियर है, थोड़ा बड़ा है आई नो, बट समझ में आ गया कैसे करना है? हाँ सर सुनो। आई नो, लेकिन ये एक बार में भी नहीं, मतलब कंप्लीटली नहीं, यू नीड टू डू मतलब 2 to 3 टाइम्स, तो घर पे जाके इसका प्रैक्टिस करते रहो प्रॉपर, हाँ तो हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ 9th क्वेश्चन। अ बिल ऑफ ₹8,000 drawn on 5th January 1998 for 8 months was discounted for 7680 on a certain date. Find the date on which it was discounted at 10% per annum। तो इस बार मुझे निकालना डेट ऑफ डिस्काउंटिंग निकालना है। ठीक है, तो अगर टाइमलाइन ग्राफ में बोलूं तो मतलब इस दिन पैसे दिए, 8 महीने बाद इस दिन पैसे लेने हैं, 3 ऐड किया लीगल ड्यू डेट, तो ये 3 डेट दिया है मेरे पास, ये दिया है 5th जैन, 8 महीने बाद है तो मतलब वही जैन के बाद सितंबर आ जाएगा, तो मतलब 5th सितंबर को पैसे लेने हैं, लेकिन 3 दिन ऐड कर देंगे, मतलब 8 सितंबर तक लीगलाइज पैसे ले लो तो अच्छा है। बट बैंक किस दिन आए वो डेट नहीं दिया, दैट डेट यू हैव टू कैलकुलेट, दैट इज कॉल्ड एज डेट ऑफ डिस्काउंटिंग। so here I will put question mark। ठीक है, लेकिन बैंक ने ये पता है कि 8000 बिल को डिस्काउंट करके ए को दे दिया, 7680 रिटर्न दे दिया। ठीक है, अब मुझे निकालना है कि बैंक किस दिन आई है, दैट वी हैव टू कैलकुलेट। तो स्टार्ट कैसे करेंगे? अगेन द सेम वे, बिल दिया है मतलब सम ड्यू कितना दिया है 8000, डेट ऑफ ड्रॉविंग कितना दिया, डेट ऑफ ड्रॉविंग विच इज 5th Jan 1998, पीरियड is 8 month, was discounted for, तो डिस्काउंटेड फॉर मतलब कभी भी ऐसा बड़ा है, मतलब वो कैश वैल्यू रिटर्न दे रहा है, बैंक इज गिविंग कैश वैल्यू। कितना रिटर्न दिया बिल कट करके 7680। यहाँ पे मैं इसका ये लिख दे रहा हूँ, पीरियड अगर 8 मंथ है तो तुरंत लिख दो नॉमिनल ड्यू डेट कितना मिलेगा और लीगल ड्यू डेट, दोनों लिख दे रहा हूँ मैं यहाँ पे। सो हियर आई एम राइटिंग नॉमिनल ड्यू डेट
8 महीने बाद है, दैट इज 8 months आफ्टर. तो नॉमिनल ड्यू डेट विल बी 5th Jan. 8 महीने मतलब 5th September. And legal due date, that is 8th September. Then I will calculate the cash, sorry, cash value भी दिया हुआ है इसके बाद 7680. रेट भी दिया है 10%. वी नीड टू कैलकुलेट द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, कि बैंक किस दिन आई वो निकालना है. तो यहाँ पे थोड़ा हम उल्टा फॉलो करेंगे, डेट ऑफ डिस्काउंटिंग. ठीक है. सबसे पहले जो तुम्हारे पास दो फिगर दिया है, एक कैश वैल्यू दिया है और एक सम ड्यू, इससे मैं बैंकर्स डिस्काउंट निकाल सकता हूँ. तो एज वी नो कैश वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है, इट इज एस डी माइनस बी डी. इट इज 7680. 8000 बी डी नहीं दिया है, तो बैंकर्स डिस्काउंट वी कैन इजिली कैलकुलेट. तो बैंकर्स डिस्काउंट इज 8000 minus 7680. So bankers discount is 8000 minus 7680, which is 320. ठीक है. अब बैंकर्स, बिकॉज डेट ऑफ डिस्काउंटिंग पता नहीं तो मैं चार्ट बना ही नहीं सकता ना, बैंक कहाँ से आई और कितने दिन के लिए कर रही है. तो यहाँ पे सबसे पहले आई विल कैलकुलेट, इसमें बैंकर डिस्काउंट दिया हुआ है तो बीडी का सीधे फॉर्मूला यूज कर लेंगे, विच इज एस डी इंटू एन इंटू आर अपॉन 100. ठीक है. तो मुझे पता बैंक ने कितने से बिल डिस्काउंट किया, 320. सम ड्यू कितने का था, 8000. तो बैंक कितने पीरियड के लिए थी वो निकालना है. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया है, 10%. So in this question, what I'm going to do, I'm going to calculate the period for which the bill was discounted for rupees 320. So these two zeros will get cancelled. So it will be 320 is equal to 80 into n into 10. This 20 will get sorry, 20 kahan, 10 will get cancelled. So that n is equal to 32 divided by 80. So 8 4s are 8 1s are 2 2s are 4 2 5s are 10. So basically n is equal to 2 by 5. तो मतलब बैंक was in that 2 by 5 years, मतलब बैंक was 2 by 5 years के लिए था. Convert in days into 365. तो 5 7s are 35 and 5 3s are 15. 73 into 2. मतलब बैंक was in the picture for 146 days. मतलब इतना तो पता चल गया, बैंक 146 डेज के लिए थी. तो अब अच्छी बात है कि बैंक अगर 146 डेज तक थी, तो मतलब 8 सितंबर से बैंक जिस दिन आए उसके बीच में पीरियड कितना है, 146 डेज. तो ना मुझे भी पता चल गया कि बैंक 146 डेज है, और मुझे लास्ट डेट पता, लीगल ड्यू डेट, तो 146 डेज पीछे आएंगे. तो पीछे आएंगे तो आई विल गेट दी डेट ऑफ डिस्काउंटिंग. क्लियर. तो भी उल्टा जाना, 8 सितंबर से उल्टा जाएंगे टू कैलकुलेट डेट ऑफ डिस्काउंटिंग. तो 146 डेज पीछे जाएंगे. तो यहाँ पे आई विल राइट सितंबर, फिर देन विल राइट अगस्त. 146 मतलब 3 महीने तो रहेंगे ना, 30 के 120. तो सितंबर, अगस्त, जुलाई, जून, आई थिंक इतने में तो हो जाना चाहिए. सितंबर के मैंने कितने दिन कंज्यूम किए हैं, पूरा तो नहीं लिया ना मैंने, आई जस्ट कंज्यूम 8th, तो मतलब 8 दिन है सितंबर के. तो यहाँ पे 8, अगस्त का पूरा 31 जाएगा, जुलाई का पूरा 30 जाएगा, जून का भी पूरा 30, नहीं जुलाई 31 का होता है, जून का पूरा 30 जाएगा. मई, मई का पूरा नहीं जाएगा, मई का कुछ ही नहीं जाएगा. तो देखो 146 डेज जाना है, कितना दिन हुआ, नहीं मई का भी पूरा जाएगा बिकॉज हाँ, ये भी पूरा.
मतलब अप्रैल तक मुझे आना पड़ेगा। एक काम करो, ये कितना दिन पहले वो काउंट कर लेते हैं, फिर अप्रैल में कितना शॉर्ट रहेगा वो देख लेंगे। सो 131। 131 और 146 में अगर 131 लेस कर दूं तो 15 डेज, 15। तो मतलब अप्रैल का भी 15 डेज जाएगा, तो मेरा 146 पूरा हो रहा है। तो अप्रैल का 15 डेज गया, मतलब किस दिन बैंक आई रहेगी फिर? 14 पेज। नहीं, 15 अप्रैल को आई रहेगी, तो 15 मतलब 30 दिन अप्रैल में होते हैं ना, तो लास्ट के 15 दिन अगर मैं काउंट कर रहा हूँ, अगर मैं तुम्हें यहाँ से बताऊं, ये कैलेंडर दिख रहा है ना डियर? हाँ सर। तो अगर अप्रैल का 15 दिन बोलूं, मतलब यहाँ से उल्टा काउंट करूंगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डेज, मतलब 16 तक खत्म हो रहा है। तो मतलब बैंक 15 अप्रैल को आई रहेगी, उसके बाद 15 दिन, मतलब 15 + 15 30 होता है ना, 15 + 15, इसका मतलब बैंक 15 अप्रैल को आई रहेगी, करेक्ट? हाँ सर। तो हियर विल राइट द डेट ऑफ डिस्काउंटिंग, 15 अप्रैल, और कौन सी ईयर है? आई थिंक इट इज 1998। 1998 क्लियर? कैसे करना था ये सब समझ में आया? हाँ सर, समझे। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 10th एंड 11th। 10th 10th question, a bill drawn on 5th June for 6 months was discounted at the rate of 5% per annum on 19th October. If the cash value of the bill is rupees 43,500, find the face value of the bill. Okay, so in this 10th question, सबसे पहले क्या क्या डेटा दिया? ड्रॉन ऑन 5th जून, तो डेट ऑफ ड्रॉइंग 5th जून, ईयर नहीं दिया तो विल कीप 5th जून ओनली। पीरियड 6 मंथ, जून 6 होता है, मतलब अगर काउंट करें जनवरी फरवरी 1 2 से, तो जून इज माई 6 मंथ, और उसमें 6 मंथ और ऐड करना है, मतलब पीरियड, मतलब 12 मंथ हो जाएगा। तो जून में 6 मंथ ऐड करेंगे तो 12, मतलब दिसंबर आ जाएगा। तो मतलब आई विल राइट द नॉमिनल ड्यू डेट 5 दिसंबर, तो लीगल भी कैलकुलेट कर लेंगे। 8 दिसंबर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% दिया है। 19 अक्टूबर को बिल डिस्काउंट हुआ है, मतलब डेट ऑफ डिस्काउंटिंग भी दे दिया, मतलब ऑल डेट्स आर गिवन। इफ द कैश वैल्यू ऑफ द बिल इज 43,500, कैश वैल्यू दिया हुआ है। फाइंड द फेस वैल्यू ऑफ द बिल। फेस वैल्यू मतलब क्या होता है? सम ड्यू होता है, याद रखो। सम ड्यू यही निकालना है। फाइंड द फेस वैल्यू
और द सम ड्यू। ओके, इसमें डेट्स का तो कुछ लेना देना नहीं, बिकॉज ऑल डेट्स आर गिवन, वी हैव टू कैलकुलेट द फिगर, द सम ड्यू कितना रहेगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट, लेट द सम ड्यू बी x, वहीं से स्टार्ट भी करेंगे, वही x वी हैव टू कैलकुलेट। सम ड्यू, और अगर तुम्हें चाहो तो फेस वैल्यू दोनों लिख सकते हो, इज इक्वल टू रुपीज x। ठीक है, कैश वैल्यू कितना दिया है, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। कैश वैल्यू, अच्छा ये हम लोग लास्ट में यूज करेंगे तुम्हारे और इजी के लिए मैं कर दे रहा हूँ, दैट आई विल यूज एट द एंड। ठीक है, आई एम गोइंग टू यूज टू कैलकुलेट BD का फॉर्म है, BD इज SD इंटू N इंटू R अपॉन 100। तो फर्स्ट आई विल डू द कैलकुलेशन ऑफ N, कैलकुलेशन ऑफ N। तो N मतलब बैंक जिस दिन आई वहां से लेके लीगल ड्यू डेट तक। तो बैंक किस दिन पिक्चर में आई, 19 अक्टूबर, और लीगल ड्यू डेट इज 8 दिसंबर। तो 19 अक्टूबर से 8 दिसंबर काउंट करना। सो नाउ यू हैव टू टेल मी कैसे कैसे लिखूं मैं, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। यस डियर, बोलना स्टार्ट करो अभी, चलो। Sir, November 30, December 8, and October 11. ये तुमने 11, नवंबर 30 और दिसंबर का 8, बराबर। हाँ सर। बट अक्टूबर में 11 कैसे, अक्टूबर 31 का होता है ना। हाँ, और फिर 20th से कैलकुलेट करेंगे सर। तो 20th से काउंट करेंगे तो कितना, 12 दिन होगा आई थिंक, क्योंकि 19 प्लस 12 इज 31 होता है। तो 19 के बाद 12 डेज बचेंगे 31 होने के लिए ना डियर। हाँ सर, clear। हाँ, तो 12 प्लस 30 विच इज 42 प्लस 8, मतलब टोटल डेज इज 50, मतलब बैंक विल चार्ज फॉर दिस 50 डेज के लिए इंटरेस्ट, टोटल डेज। तो 50 डेज मतलब n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 अपॉन 365, 5 10 10 अपॉन 73। नाउ विल यूज फॉर्मुला फॉर BD। BD का फॉर्मुला होता है SD into N into R upon 100, and that SD we have to calculate. तो BD ऐसे रहने दो, SD I'm taking as X, that we have to calculate। N 10 by 73, rate of interest, rate of interest is given in the question, it is 5% upon 100। एक जीरो कैंसल, 5 भी कैंसल, 5 2 जा। तो फाइनली BD इज इक्वल टू X इंटू 1/73/2। ये अपॉन को नीचे भेज सकते हैं हम लोग, अगर न्यूमरेटर में अपॉन है तो दैट इज BD इज इक्वल टू X अपॉन 146। ठीक है, अब मैं ऊपर यहाँ पे काउंट करता हूँ। तो BD मुझे कितना मिला, 146, X अपॉन 146। अब ध्यान सुनो मैं क्या यूज कर रहा हूँ, कैश वैल्यू वाज गिवन इन द क्वेश्चन। तो कैश वैल्यू का फॉर्मूला होता है सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। तो व्हाट इज माय कैश वैल्यू, सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट। तो सम ड्यू कितना दिया था, इट इज 43,500। सम ड्यू I have taken as X, BD is X upon 146 अपॉन 1 करके एलसीएम लेंगे। This is 43,500, so 146 minus 1 145। तो X की वैल्यू 43,500 इंटू 146 अपॉन 145। 145 3 जा 435 होता है। दिस इज 300 इंटू 146,
So 0 0 3 6 are 18, 43,800. So it means the sum due, यहाँ पे चाहो तो आंसर लिख दो, the sum due or the face value of the bill. Face value of the bill is 43,800. This is the face value of the bill, which is 43,800. So I think all are cleared with this. Mano, cleared है? हाँ sir, clear. Yes, 43,800. और बैंक ने बिल डिस्काउंट करके उसको 43,500 दे दिया, मतलब बिल 300 रुपए से डिस्काउंट किया फॉर दिस क्वेश्चन अगर देखा जाए तो. फेस वैल्यू ऑफ द बिल. 11th क्वेश्चन. Okay. Yeah, I'm solving 11th question. A bill was drawn on 14th April for rupees 7,000 and was discounted on 6th July at 5% per annum. The bankers paid rupees 6930. Paid means cash value for the bill. Find the period of the bill. तो यहाँ पे मुझे बिल का पीरियड निकालना है, बैंक का पीरियड नहीं, बिल का पीरियड. तो मैं यहाँ पे तुम्हें बता दे रहा हूँ, अगर टाइमलाइन के जोन में बताऊं क्या पूछा और क्या निकालना है. बिल 14 अप्रैल को ड्रॉ हुआ है, 7,000 was discounted. बैंक आ गई पिक्चर में 6 जुलाई, और कोई डेट नहीं दिया है, ना मुझे नॉमिनल ड्यू डेट दिया है और ना ही लीगल ड्यू डेट दिया. एंड क्वेश्चन पूछा फाइंड द पीरियड ऑफ द बिल. तो पीरियड ऑफ द बिल कहाँ से, बिल का जो पीरियड था, बिल का मतलब जिस दिन बिल ड्रॉ हुआ है वहां से बिल जब एक्सपायर्ड होगा, इसको बोलते हैं पीरियड ऑफ द बिल. तो मुझे ये निकालना है, दिस इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ द बिल. Period of the bill that we have to calculate. This is what we have the period. Okay, so let's start with the calculation. A bill drawn was 14th April. तो यहाँ पे मैं सब लिख दे रहा हूँ कैसे कैसे. Date of drawing 14th April. Sum due मतलब बिल 7,000 का है. Discounted on 6th July. That is nothing but date of discounting दिया हुआ है. 6th July. Rate of interest 5%. The bankers paid word आ गया, मतलब this is cash value. Find the period of the bill. So that period of the bill we have to calculate. Okay, so let's start with the calculation. ध्यान से सुनो मैं कैसे कैसे करने वाला हूँ इसे. सबसे पहले सम ड्यू और कैश वैल्यू दिया, तो इससे आई कैन कैलकुलेट बीडी. तो कैश वैल्यू का फॉर्मूला होता है सम ड्यू माइनस बैंकर्स डिस्काउंट. तो कैश वैल्यू इज 6930. सम ड्यू इज 7,000. Bankers discount. The bankers discount that we have to calculate. So I will put question over here, question mark. So BD is my 7,000 minus 6930. So now I will do the subtraction.
Banker's discount is rupees 70. Okay, so this is my banker's discount. Now I will use, जैसे banker discount में मिल जाए, you can use the formula banker's discount का, which is SD into N into R upon 100. So I will just put 70. SD is my 7,000 and we don't know R 5% upon 100. So this 20 will get cancelled. So here 70 is equal to 70 into N into 5. तो अगर तुम्हें n निकालना है, सपोज n, तो 70 एक साइड रहेगा और अपॉन में 70 into 5. 70 and 70 cancel. So n is equal to 1 upon 5. Now we'll convert in days. So n is equal to 1 upon 5 multiply by 365. So 73 means bank will be in the picture for 73 days. अब इसका मतलब ये है कि मैं क्या करूंगा, 73 डेज के लिए बैंक पिक्चर में थे, तो मैं यहाँ पे तुम्हें और भी बता दे रहा हूँ। तो बैंक मुझे 6 जुलाई को आई, तो 73 डेज अगर ऐड करूंगा तो मतलब आई विल गेट लीगल ड्यू डेट। तो मुझे लीगल ड्यू डेट पता चल चुका है, और लीगल ड्यू डेट में 3 दिन लेस कर देंगे तो आई विल गेट दी नॉमिनल ड्यू डेट। और नॉमिनल ड्यू डेट पता चल गया तो नॉमिनल ड्यू डेट और ये जो डेट है, डेट और इसके बीच का जो टोटल गैप रहेगा, दैट विल बी द पीरियड ऑफ द बिल। ठीक है, तो पहले मैं फिर से बता रहा हूँ, बैंक जिस दिन आए वहां से मैं 73 डेज काउंट करूंगा तो लीगल, 3 दिन लेस करूंगा तो नॉमिनल, एंड नॉमिनल से डेट ऑफ ड्राइंग के बीच का जो रहेगा दैट विल बी द पीरियड ऑफ द बिल। ठीक है, तो हियर टोटल 73 डेज है, तो बैंक किस दिन आई वहां से लेके 73 डेज में आगे जाऊंगा। तो बैंक पिक्चर में आई थी 6 जुलाई। तो अभी मुझे बताओ 6 जुलाई से काउंट करना है, जुलाई, अगस्त और आई थिंक सितंबर तक एंड हो जाएगा। बैंक 6 जुलाई को आए, जुलाई 31 का होता है, तो बैंक अगर 6 को आई है मतलब जुलाई में अभी भी 25 दिन बाकी रहेंगे, फिर मतलब 31 माइनस 6 दैट इज 25 डेज। इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. अगस्त में 31 डेज रहेंगे, सितंबर में कितने बचे अभी? 56 और आई थिंक 18, नहीं 15, 6 और 13 ना, तो 17th ऑफ द सितंबर अभी, तो मेरा टोटल डेज हो जाएगा 73 डेज। तो टोटल 73 डेज हो चुका है, मतलब 17 सितंबर इज माय लीगल ड्यू डेट। तो लीगल ड्यू डेट वी गॉट एज 17। तो कैन यू टेल मी नॉमिनल ड्यू डेट क्या मिलेगा? 14th September. तो द नॉमिनल ड्यू डेट इज 14th सितंबर। तो अभी बिल किस दिन ड्रॉ हुआ है? 14th अप्रैल। तो 14th अप्रैल से 14th सितंबर इज माय पीरियड ऑफ द बिल। The period of the bill will be 14th April to 14th September। तो कितना हो जाएगा 14th अप्रैल? तो अप्रैल से मई, 5 months. मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 month। This is what we have the period of the bill. Okay, so here we have completed question number 11. So